इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, और आज के इस खास सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम निखिल है और आज हम एक ऐसे कानूनी विषय पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम अक्सर बिना इसका कानूनी नाम जाने ही इस्तेमाल करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधा अधिनियम 1872 के तहत आने वाले बेलमेंट और प्लेस की। जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपनी घड़ी मरम्मत के लिए दी है, अपनी कार सर्विसिंग के लिए छोड़ी है, या किसी दोस्त को परीक्षा के लिए अपनी किताब उधार दी है, या फिर शादी में पहनने के लिए अपने कपड़े ड्राई क्लीनर को दिए हैं, अपना लैपटॉप ठीक करवाने के लिए दिया है, या सफर के दौरान अपना सामान रेलवे के क्लॉक रूम में रखा है। अगर आपने इनमें से कुछ भी किया है तो आपने अनजाने में ही एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसलिए यह विषय सिर्फ कानून के छात्रों या वकीलों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक आम नागरिक के लिए जानना बेहद जरूरी है। इस वीडियो का हमारा मकसद है कि इन कानूनी शब्दों के जाल को सुलझाकर आपके सामने सरल और स्पष्ट भाषा में पेश किया जाए। हम बेलमेंट और प्लेस से जुड़े 10 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को एक एक करके समझेंगे ताकि आपके सारे संदेह दूर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बेलमेंट की परिभाषा से। भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 148 बेलमेंट को परिभाषित करती है। अगर इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझें तो बेलमेंट का मतलब है जब एक व्यक्ति किसी खास मकसद के लिए अपना सामान गुड्स दूसरे व्यक्ति को सौंपता है, और यह इस शर्त पर होता है कि जब वह मकसद पूरा हो जाएगा तो वह सामान या तो वापस लौटा दिया जाएगा या फिर सामान देने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान किया जाएगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिलीवरी का मतलब सिर्फ कब्जे पोजीशन का हस्तांतरण है, मालिकाना हक ओनरशिप का नहीं। जैसे जब आप अपनी कार मरम्मत के लिए मैकेनिक को देते हैं तो आप उसे कार का मालिक नहीं बना रहे हैं, आप उसे सिर्फ मरम्मत के उद्देश्य से अस्थायी कब्जा दे रहे हैं। इस लेन देन में आप यानी सामान देने वाले बेलर कहलाते हैं, और जिसे सामान दिया गया जैसे क्लीनर वह बेली कहलाता है। जो जैकेट आपने दी वह बेल किया गया माल बेल्ड गुड्स है। यह अनुबंध लिखित रूप में हो सकता है जिसे हम व्यक्त अनुबंध एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, या यह पार्टियों के व्यवहार से भी समझा जा सकता है जिसे निहित अनुबंध इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो सामान की डिलीवरी, एक उद्देश्य का होना और उद्देश्य पूरा होने पर उसकी वापसी या निपटान, यही बेलमेंट का सार है। यह हमेशा एक अस्थायी व्यवस्था होती है और कानून इस रिश्ते में दोनों पक्षों के लिए कुछ अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करता है ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। तो एक वैध बेलमेंट के लिए 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला, एक अनुबंध का होना। दूसरा, माल की डिलीवरी। तीसरा, एक विशिष्ट उद्देश्य। और चौथा, सामान की वापसी। जैसा हमने कहा, बेलर वह है जो माल देता है और बेली वह है जो माल लेता है। यह उनके बीच एक व्यक्त या निहित अनुबंध पर आधारित होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बेलमेंट केवल चल संपत्ति मूवेबल गुड्स पर लागू होता है। आप अपनी जमीन या घर को बेल नहीं कर सकते। डिलीवरी वास्तविक एक्चुअल हो सकती है जहां आप सीधे सामान सौंपते हैं, या रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है जैसे कार की चाबियां सौंपकर कार का नियंत्रण देना। एक और जरूरी बात, बेली द्वारा माल का कब्जा स्वैच्छिक होना चाहिए। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में अपना बटुआ भूल जाते हैं तो यह बेलमेंट नहीं है क्योंकि आपने स्वेच्छा से कब्जा नहीं दिया। और अंत में हमेशा एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, चाहे वह मरम्मत हो, सुरक्षित अभिरक्षा हो, उपयोग हो या परिवहन हो, और इस उद्देश्य के पूरा होने पर सामान की वापसी अनिवार्य है। चलिए अब बेलमेंट और प्लेस से जुड़े अधिकारों और कर्तव्यों की एक विस्तृत सूची देखते हैं। सबसे पहले बेलर के अधिकार। बेलर का सबसे मौलिक अधिकार है कि उद्देश्य पूरा होने या तय अवधि समाप्त होने पर उसे अपना माल वापस मिले। यह बेलमेंट का आधार है। मान लीजिए आपने अपनी कार दोस्त को 1 हफ्ते के लिए दी तो 1 हफ्ते बाद आपको कार वापस पाने का पूरा अधिकार है। दूसरा, अगर बेली की लापरवाही से आपके माल को कोई नुकसान पहुंचता है तो आपको उससे क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा मांगने का अधिकार है।
अगर बेली ने आपके लैपटॉप का ध्यान नहीं रखा और वह टूट गया तो वह नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार होगा। तीसरा, उपकृत बेलमेंट में जहां कोई किराया या शुल्क नहीं लिया गया, बेलर किसी भी समय बेलमेंट को समाप्त कर सकता है। अगर आपने अपनी किताब किसी दोस्त को बिना किसी शर्त के पढ़ने दी है तो आप उसे किसी भी समय वापस मांग सकते हैं। चौथा, बेलमेंट की अवधि के दौरान माल में हुई कोई भी वृद्धि या लाभ बेलर का होता है। जैसे अगर आपने अपनी गाय किसी को देखभाल के लिए दी और उसे एक बछड़ा हुआ तो वह बछड़ा भी आपको ही मिलेगा। अब बात करते हैं बेलर के कर्तव्यों की। धारा 150 के अनुसार उपकृत बेलमेंट में बेलर को माल में मौजूद उन सभी दोषों के बारे में बताना अनिवार्य है जिनकी उसे जानकारी है। अगर आप अपनी कार दोस्त को दे रहे हैं और आपको पता है कि उसके ब्रेक कमजोर हैं, तो यह बताना आपकी जिम्मेदारी है। वहीं भुगतान वाले बेलमेंट में बेलर उन छिपे हुए दोषों के लिए भी उत्तरदायी होता है जिनके बारे में उसे पता नहीं था। अगर आपने किराए पर कार दी और इंजन की किसी अंदरूनी खराबी के कारण बेली का एक्सीडेंट हो गया तो आप उत्तरदायी हो सकते हैं। बेलर का कर्तव्य है कि वह बेली को तय पारिश्रमिक का भुगतान करे और उन असाधारण खर्चों की भी प्रतिपूर्ति करे जो बेली ने माल की देखभाल के लिए किए हैं, जैसे ड्राई क्लीनर को कोट की सफाई के पैसे देना, और अगर कोई विशेष दाग हटाने के लिए अतिरिक्त खर्च हुआ है तो वह भी देना। धारा 164 के अनुसार अगर बेलर के पास माल का सही मालिकाना हक नहीं है और इस वजह से बेली को कोई नुकसान होता है तो बेलर को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। अब आते हैं बेली के अधिकारों पर। बेली के पास विशेष ग्रहणाधिकार, स्पेशल लीन होता है। इसका मतलब है कि अगर उसने माल पर कोई श्रम या कौशल लगाया है तो वह अपने भुगतान के लिए उसी माल को रोक सकता है। जैसे एक दर्जी आपके कपड़े तब तक रोक सकता है जब तक आप सिलाई के पैसे नहीं दे देते। कुछ व्यवसायों जैसे बैंकर, वकील और पॉलिसी ब्रोकर को सामान्य ग्रहणाधिकार, जनरल लीन भी मिलता है। वे अपने सामान्य खाते के बैलेंस के लिए बेलर की किसी भी संपत्ति को रोक सकते हैं। और अब बेली के कर्तव्य। धारा 151 के तहत बेली का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है माल की उचित देखभाल करना। उसे उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए जितनी एक सामान्य समझदार व्यक्ति अपनी खुद की चीजों की करता है। इसका मतलब है कि माल को अनावश्यक जोखिम में नहीं डालना चाहिए, जैसे किसी की बाइक को बारिश में या असुरक्षित जगह पर नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि अगर बेली ने पूरी सावधानी बरती, जैसे माल को ताले में रखा, और फिर भी कोई संगठित डकैती हो जाती है तो आम तौर पर उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। बेली का दूसरा कर्तव्य है माल का अनधिकृत उपयोग न करना। अगर आपको कार्य सिर्फ दिल्ली में चलाने के लिए दी गई है तो आप उसे जयपुर नहीं ले जा सकते। ऐसा करने पर हुए किसी भी नुकसान के लिए आप जिम्मेदार होंगे। उसे बेलर के माल को अपने माल के साथ नहीं मिलाना चाहिए और उद्देश्य पूरा होने पर या समय समाप्त होने पर माल को तुरंत वापस करना चाहिए। बेलमेंट समाप्त कैसे होता है? जब उद्देश्य पूरा हो जाए या अवधि समाप्त हो जाए तो बेलमेंट खुद ही समाप्त हो जाता है। अगर बेली कोई ऐसा काम करता है जो बेलमेंट की शर्तों के असंगत है तो बेलर बेलमेंट को समाप्त कर सकता है। और उपकृत बेलमेंट में बेलर या बेली में से किसी की भी मृत्यु होने पर यह समाप्त हो जाता है। खोए हुए माल के खोजकर्ता की स्थिति भी एक बेली के समान होती है। उसका दायित्व है कि वह माल की उचित देखभाल करे और उसके असली मालिक को खोजने का प्रयास करे। उसे मालिक मिलने पर घोषित इनाम या माल की देखभाल में हुए खर्च की क्षतिपूर्ति तक माल को रोकने का अधिकार है, लेकिन वह उसका मालिक नहीं बन जाता। अब आते हैं प्लेज पर, जिसे हम आम भाषा में गिरवी कहते हैं। धारा 172 के अनुसार प्लेज एक विशेष प्रकार का बेलमेंट है जो किसी आरण के भुगतान या किसी वादे के प्रदर्शन के लिए सुरक्षा के तौर पर किया जाता है। इसमें जो व्यक्ति माल गिरवी रखता है उसे पॉनर, पॉनोर कहते हैं, जो बेलर की भूमिका में होता है, और जिसके पास माल रखा जाता है उसे पौनी, पौनी कहते हैं, जो बेली की भूमिका में होता है। बेलमेंट की तरह यहां भी सिर्फ माल का कब्जा यानी पोजेशन स्थानांतरित होता है, स्वामित्व यानी ऑनरशिप नहीं। इसका क्लासिक उदाहरण है गोल्ड लोन।
आप सोने के गहने बैंक या साहूकार के पास गिरवी रखते हैं, जिसके बदले आपको आराण मिलता है। आण चुकाने पर आपको अपने गहने वापस मिल जाते हैं। पौनी का सबसे बड़ा अधिकार है कि वह मूल आरण, उस पर लगे ब्याज और माल के संरक्षण पर हुए आवश्यक खर्चों के भुगतान तक माल को अपने पास बनाए रख सकता है। अगर पौनर आरण चुकाने में चूक करता है तो पौनी के पास दो विकल्प होते हैं। वह आण वसूली के लिए मुकदमा कर सकता है या पौनर को एक उचित नोटिस देने के बाद गिरवी रखे माल को बेच सकता है। अगर बेचने पर मिली रकम आरण से कम पड़ती है तो पौनी शेष राशि के लिए दावा कर सकता है, और अगर रकम अधिक हो तो वह अतिरिक्त राशि पौनर को लौटाने के लिए बाध्य है। पौनर का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है मोचन का अधिकार, राइट टू रिडीम। वह माल की वास्तविक बिक्री होने से पहले किसी भी समय मूल, आरण, ब्याज और हुए अतिरिक्त खर्चों का भुगतान करके अपना माल छुड़ा सकता है। पौनर के कर्तव्य सीधे हैं: समय पर आरण और ब्याज चुकाना और माल के संरक्षण के लिए किए गए किसी भी असाधारण खर्च का भुगतान करना। पौनी के कर्तव्य काफी हद तक एक बेली के समान ही होते हैं। उसे गिरवी रखे माल की उचित देखभाल करनी होगी और उसका अनधिकृत उपयोग नहीं करना होगा। अंत में बेलमेंट और प्लेज में मुख्य अंतर समझ लेते हैं। पहला, उद्देश्य। बेलमेंट कई कारणों से हो सकता है: मरम्मत, उपयोग, सुरक्षित अभिरक्षा, जबकि प्लेज का एकमात्र उद्देश्य आरण के लिए सुरक्षा प्रदान करना होता है। दूसरा, बेचने का अधिकार। सामान्य बेलमेंट में बेली माल को केवल रोक सकता है, बेच नहीं सकता, जबकि प्लेज में पौनी डिफॉल्ट होने पर नोटिस देकर माल बेच सकता है। तीसरा, उपयोग का अधिकार। कुछ बेलमेंट में, जैसे कार किराए पर लेना, बेली को माल के उपयोग की अनुमति होती है, लेकिन प्लेज में पौनी को गिरवी रखी वस्तु का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होता। और चौथा, प्रतिफल। प्लेज में हमेशा एक ऋण या वादा शामिल होता है, जबकि बेलमेंट भुगतान के साथ या बिना भुगतान के यानी उपकृत भी हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है बेलमेंट और प्लेज की इस यात्रा में आपको मजा आया होगा। चलिए, हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से दोहराते हैं। यह था हमारा विस्तृत अवलोकन बेलमेंट और प्लेज के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं का। हमने शुरुआत की धारा 148 से, जो बेलमेंट की नींव है। एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए माल की डिलीवरी और उद्देश्य पूरा होने पर उसकी वापसी, इसके आवश्यक तत्व हैं। एक वैध अनुबंध, माल का कब्जा देना और एक खास मकसद का होना। हमने बेलर और बेली के अधिकारों और कर्तव्यों को समझा, जैसे माल में दोष बताना, उचित देखभाल करना और ग्रहणाधिकार का अधिकार। फिर हमने प्लेज को देखा, जो कर्ज के लिए एक सुरक्षा के रूप में एक विशेष प्रकार का बेलमेंट है। इसमें पौनी को चूक होने पर नोटिस के बाद माल बेचने का अधिकार मिलता है। याद रखें, रोजमर्रा के उदाहरण इन कानूनी सिद्धांतों को जीवंत बनाते हैं। ज्ञान वास्तव में शक्ति है। अगर आपके कोई भी प्रश्न है या आप किसी विषय पर और जानना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ मिलेंगे। तब तक सीखते रहें और बढ़ते रहें।